हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं ऑफ क्लास 9th, दैट इज टिश्यूज इन एक्शन। मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराने वाली हूँ आपको, और हर लाइन पढ़ने के बाद मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाए तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। So, life begins when a single cell divides itself several times to give rise to a large number of cells. ये आपको मैंने पिछले सेल चैप्टर में भी बताया था कि एक सिंगल सेल से हमारी शुरुआत होती है, और जब वो डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर बढ़ाता है, तो ऐसे ही धीरे 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 सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो एक सिंगल सेल से एक ऑर्गेनिज्म का सफर जो होता है वो स्टार्ट सेल से होता है। ठीक है। These cells gradually form the skin, muscles, bones, nerves and other organs. तो ये जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे स्किन भी बना लेते हैं, मसल्स भी बना लेते हैं, बोन्स, नर्व्स एंड ऑल द अदर ऑर्गन्स। ओके। This process is so intricate that it is considered one of the nature's greatest engineering marvels. ये जो process है is a bit complex, yet it is one of the greatest engineering marvels. ठीक है, तो ये बहुत सॉर्ट ऑफ फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप खुद देखिए, एक छोटा सा सेल से हम कैसे इतने बड़े ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सो इट इज सो fascinating and interesting to see and read about it. Researchers have been trying to understand, replicate, and modify this process for human welfare. To do so, it is essential to understand the natural biological process that govern growth and development in plants and animals. तो ये जो भी processes हो रहे हैं, ये जो भी biological process हो रहा है, इसको समझना बहुत important है in both in plants and animals. What makes cells group together to form tissues? Why do some tissues grow throughout life while others do not? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में रहते ही हैं कि क्यों कुछ टिश्यूज जो हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और ऐसा क्या है जो सेल्स ग्रुप करके टिश्यूज बना लेते हैं। In chapter 2 cell, the building block of life, you have learned that the cell is the basic unit of life. ये मैंने आपको पिछले चैप्टर सेल चैप्टर के ओवरव्यू में बताया था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक घर होता है ना, घर में सबसे पहली चीज क्या होती है ना, हम पेंटिंग एंड बाकी सारी चीजें बाद में करते हैं। हम सबसे पहले ब्रिक्स लगाते हैं ताकि एक स्ट्रक्चर बन सके। तो वो ब्रिक का काम हमारे बॉडी में सेल ही करता है। एक सेल से ही शुरुआत होती है, वो धीरे 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 टिश्यूज बनाता है, फिर ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाता है, एंड फाइनली जब ये सब बन के कोऑर्डिनेट होके फंक्शन करने लग जाता है तो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑल राइट, तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। मेनी सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑफकोर्स अभी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा, एंड कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मान लो हम ह्यूमंस, तो हम दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक सिंगल सेल से हम लोग मल्टी सेल्ड हो गए। करेक्ट। सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। अच्छा, एक लाइन मिस हो गई। इन ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर इज अ हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक हायरार्की है। ठीक है, organization जैसे cells, tissues, organ system, this sort of hierarchy. Cells of similar type performing similar function group together to form a tissue. ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि सेल्स जो सिमिलर टाइप के हैं, सिमिलर साइज के हैं और सिमिलर फंक्शन करते हैं, वही टिश्यूज कहलाते हैं, वही ग्रुप करके टिश्यूज बनाते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और आपको आना चाहिए कि टिश्यूज क्या होते हैं। अभी घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं क्या ये डिफरेंट फंक्शंस करते हैं या ये डिफरेंट स्ट्रक्चर या साइज के होते हैं। नहीं, टिश्यूज क्या होते हैं? सेल्स हैविंग सिमिलर साइज, सिमिलर स्ट्रक्चर and performing similar functions are grouped to form tissue. More than one type of tissues form organs, and more than one type of tissues क्या बना लेता है? Organ। फिर different organ बना लेता है organ system, and organ system form an organism. ये मैं बता ही चुकी हूँ। In unicellular organisms such as amoeba, a single cell performs all functions of life. तो as we all know कि एक unicellular organism है amoeba, वही सारे functions कर रहा है एक cell उसके अंदर। Multicellular organisms like plants and animals, plants and animals, different groups of cells perform different functions. तो इन plants और animals में क्या होता है? Many cells होते हैं, बहुत सारे cells होते हैं, so they perform different functions. सबका division of labor हुआ होता है। ठीक है। A tissue is a group of cells that work together to perform a specific function.
टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है और सेम फंक्शन कर रहा है, वर्क टुगेदर हो रहा है टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. The formation of different types of tissues leads to the division of labor, which increases the efficiency of the body and enables it to carry out complex life processes. तो जो different types of tissue हैं, उनका formation हो रहा है, तो वो क्या help कर रहा है हमें? Division of labor में help कर रहा है. कैसे? अभी मान लो अगर एग्जाम्पल लें घर के काम की, ठीक है? अगर घर में सिर्फ एक ही बंदा रहता है, तो उसको सब काम करना पड़ेगा. उसी को खाना बनाना है, उसी को अपने डिशेस वॉश करने हैं, उसी को अपने क्लोथ्स मेंटेन करने हैं ऑफ द लॉन्ड्री एंड देन यू नो वेयरिंग इट, प्लेसिंग इट इन ऑर्डर इन द कबर्ड एंड एटसेट्रा. तो वो सारा काम खुद कर रहा है. लेकिन अगर घर में 3 लोग हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो हमेशा डिविजन ऑफ लेबर होता है. कोई जन कोई काम करता है, कोई जन कोई काम करता है. इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, एफिशिएंसी भी बढ़ती है और टाइम टाइम तो ऑफ कोर्स. तो इधर भी यही होता है कि जो ये डिफरेंट इश्यूज हैं, इनमें डिविजन ऑफ लेबर हो जाता है, जो एफिशिएंसी भी बढ़ाता है और हेल्प करता है टू कैरी आउट कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेसेस. फॉर एग्जाम्पल इन एनिमल्स मसल टिश्यू इनेबल्स मूवमेंट एंड नर्वस टिश्यू कैरीज मैसेजेस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब एग्जाम्पल के तौर पे इधर आप ये भी ले सकते हो कि जो हमारे बॉडी में मसल टिश्यू है वो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है. जो नर्वस टिश्यू है वो हमारे मैसेजेस पहुंचा रहा है ना? ब्रेन से मैसेजेस, रिफ्लेक्स एक्शंस, ये सब आप पढ़ोगे. तो ये सारे क्या कर रहे हैं? जो नर्वस टिश्यू है ये मैसेजेस पहुंचा रहा है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इन प्लांट्स कंडक्टिंग टिश्यूज सच एज जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर मिनरल्स while phloem transports food. तो दैट ऑल्सो वी नो. इन्हें हम जो जाइलम और फ्लोएम है इन्हें हम कंडक्टिंग टिश्यूज कहते हैं. ये प्लांट्स में होते हैं और इनमें इनका क्या रोल है? ये भी दो डिफरेंट टिश्यूज हैं, ये भी दो डिफरेंट काम कर रहे हैं. So that is also a very good example of division of labor. Xylem is there for the transport of water and minerals, whereas phloem is the matlab is helping in transport of food. Okay. Okay. Why are plants and animal tissues different? तो इन दोनों के tissues different क्यों होते हैं? In chapter 2 cell, you compared plant and animal cells and studied the major differences between them. Most plants are fixed in one place and do not move from place to place like animals. ये तो हमें बात पहले से ही पता है कि प्लांट्स जो हैं वो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, whereas हम मूव कर सकते हैं. दे नीड सपोर्ट टू स्टे फर्म एंड अपराइट. तो प्लांट्स को सपोर्ट भी चाहिए भाई, एक जगह टिके हुए हैं अपराइट, तो उन्हें वो स्ट्रेंथ और वो सपोर्ट चाहिए ताकि वो वैसे रहें. Plant cells have a cell wall that provides rigidity and strength. प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल रिजिडिटी स्ट्रेंथ सब प्रोवाइड करती है. एनिमल्स में इन जनरल एनिमल्स कैन मूव, है ना? कुछ नहीं भी करते हैं, इसका एक्सेप्शन है स्पंजेस. स्पंजेस आते हैं पॉरीफेरा में, ये आप लेटर क्लासेस में पढ़ोगे. ओके, नेवर माइंड. तो ऐसा नहीं है कि हर एनिमल की कैटेगरी मूव कर सकती है, एक्सेप्शंस होते हैं. एज रिटन स्पॉन्जेस दे आर इमोबाइल, मतलब चल नहीं सकते हैं वो. तो एनिमल्स कैन मूव विद ओके विदाउट अ रिजिड सेल वॉल. एनिमल सेल्स कैन चेंज शेप इजीली. अब देखो एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी शेप बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं. जो ये सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी होती है इवेंचुअली हेल्प्स मेक देयर बॉडी सूटेबल फॉर लोकोमोशन. इसी सेल्यूलर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उन्हें लोकोमोशन की एबिलिटी मिलती है. वेरएस प्लांट्स के पास तो सेल वॉल है, अब वो पहले इतनी रिजिड रिजिड है और काफी रिजिड है तो स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रही है, तो वो अपनी शेप आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं और वो एक जगह रहते हैं. ठीक है. Another major difference between plants and animals is their mode of nutrition. Animals have tissues that help them digest food obtained from different food sources, while plants have tissues that help them utilize solar energy for synthesizing the food components through photosynthesis. और क्या differences हैं? देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल्स के. एनिमल्स के पास जो टिश्यूज है वो उनको हेल्प कर देता है डाइजेशन में, ठीक है? और जो प्लांट्स के पास टिश्यूज हैं वो हेल्प कर देता है सोलर एनर्जी के ट्रैप में, ताकि वो खुद अपना खाना बना सके वाया द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिस्टिंक्ट टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. प्लांट्स और एनिमल्स के पास अलग अलग टिश्यूज हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है? द ग्रोथ पैटर्न्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो वेरी बिकॉज द टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ डिफर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. इन दोनों में जो ग्रोथ पैटर्न्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं क्योंकि टिश्यूज डिफरेंट है ना? जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है इनकी ग्रोथ के लिए वो भी डिफर करते हैं इन स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड इन फंक्शन ऑल्सो. In this chapter, we will learn how the structures of plant and animal tissues relate to their specific functions.
तो अब हम रिस्पेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोज इनटू अ टॉल ट्री. Roots grow deep into the soil, stems becomes thicker with time, and grass grows again after being eaten by grazing animals. तो आपने ये नोट किया होगा कि जैसे स्मॉल सीडलिंग होती है वो एक टॉल ट्री में कन्वर्ट हो जाती है, रूट्स भी बहुत फिर बाद में थोड़ा टाइम बाद डीपर हो जाते हैं सॉइल में, मतलब बहुत ग्रो कर जाते हैं, स्टेम्स भी थिकर हो जाती हैं, और अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल ग्रास पे फीड कर रहा है तो बाद में वो ग्रास फिर से ग्रो कर जाती है। तो कौन से टिश्यूज हैं जो ये सब चेंजेस करा रहे हैं, इधर ग्रोथ करा रहे हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो प्लांट्स जो है वो डिफरेंट वे में ग्रो करता है, उसकी लेंथ में भी इंक्रीज होता है, उसकी गर्थ यानी विड्थ या थिकनेस ऑफ स्टेम बोल सकते हैं, उसमें भी इंक्रीज होता है, और जो ये रीग्रोथ हो रहा है आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस या ग्रेजिंग जो हो रहा है, ये सब आर व्हाट, ये वेज है जहाँ प्लांट्स का ग्रोथ हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? दिस ग्रोथ रिक्वायर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये जो अभी मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए कि लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, गर्थ में इंक्रीज हो रहा है, और रीग्रोथ जो हो रहा है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से। क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और ये सारे सेल्स ग्रुप करते हैं और इस टिश्यू को बना लेते हैं जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है एपिकल मेरिस्टम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ? ठीक है, तो अब हम लेंथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो इसमें एक एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी 3.1, लेट अस डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या एक्सपेरिमेंट बोला हुआ है? इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये है, आप बाद में इसको पढ़ सकते हैं, मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता सकती हूँ। जार ए है और जार बी है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, तो पहले तो जो है, ये जो अनियन लिया है, ठीक है, अनियन बल्ब जो लिया है, इसकी रूट्स जो इन जार में आपको दिख रही है, पहले इनको कुछ दिन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और इनकी जो लेंथ है वो मेजर करते हैं। ठीक है, फिर थर्ड या फोर्थ डे पे जार जो बी है उसकी रूट टिप को कट कर दिया जाता है 1 सेंटीमीटर से, और उसके बाद फिर से जार ए और जार बी की लेंथ को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है कि आप डे 1, डे 2, डे 3 में लेंस देखो, फिर डे 3 या डे 4 में जब आपने जार बी से 1 सेंटीमीटर ऑफ द रूट टिप कट कर दिया, उसके बाद के लेंस दोनों के देखो। तो इससे हमें क्या मिलता है, जो इस ग्राफ में भी डेटा गिवन है, इससे हमें ये मिलता है कि पहले जो है रूट ए और रूट बी में जार में जो जार जार बी में जो रूट्स हैं अनियन की, पहले तो उनकी लेंथ ग्रो करती है, लेकिन जब मैं जार बी से अनियन टिप को कट कर अनियन बल्ब का रूट टिप को कट कर देती हूँ, तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये रेड जो है वो जार बी को डिफाइन कर रहा है। ये देखो थर्ड या फोर्थ डे में इसकी जो ग्रोथ है ये डिक्लाइन कर जाती है, ग्रोथ और होती नहीं है, बल्कि जार ए की जो ग्रोथ है वो हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें यही बताता है, दिस शोज दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। जब हमने जार बी से अनियन बल्ब की टिप, जो रूट टिप थी, वो कट कर दी, तो उसके बाद उसने ग्रो ही नहीं किया उसकी रूट्स ने। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ग्रोथ हो रही है, रूट की जो ग्रोथ हो रही है वो टिप से ही होती है, हमने टिप ही काट दी तो ग्रोथ ही नहीं हुई। द टिप्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। जो हमने टिप कट करी ना, उसके अंदर सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, इसलिए वहां पे ग्रोथ हो रही थी। अब अगर हमने वो टिप ही कट कर दी तो ग्रोथ ही हमारी बंद हो गई। You may recall observing mitosis in onion root tips in chapter 2, cell. This observation confirms that root tips contain actively dividing cells. Similarly, shoot tips also contain actively dividing cells that help shoots to grow in length. तो जो शूट है और जो रूट है, इन दोनों की ग्रोथ कैसे होती है? क्योंकि रूट टिप और शूट टिप में एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिन्हें अभी हमने ऊपर देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। और क्योंकि ये रूट की टिप में और शूट की टिप में है, तो इनका नाम हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, क्योंकि ये एपिक्स पे यानी टिप पे है, तो इसलिए इनका नाम हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये रूट की टिप पे और शूट की टिप पे होते हैं। अगर आप रूट की टिप या शूट की टिप कट कर दोगे तो इनकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये आपको यही बताता है कि अगर आप रूट की टिप कट कर रहे हो या शूट की टिप कर रहे हो कट, तो ग्रोथ बंद हो जाता है। ओके,
So thus we conclude that plants have growth zones at the tips of their root and shoots called the apical meristems which help the plant grow in length. तो प्लांट को लेंथ में ग्रो करने के लिए कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प करता है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये कहाँ पे होता है? ये रूट्स और शूट्स के टिप पे होता है। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज लेटरल। नाउ गर्थ में जैसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, जिसे हम विड्थ या थिकनेस कह सकते हैं ना, मोटाई जो होता है, उसमें हेल्प कौन सा करता है? लेटरल मेरिस्टम। नाम से ही पता लग रहा है लेटरल यानी साइडवेज वो हेल्प कर रहा है कुछ। लेट अस रीड अबाउट इट। लुक एट योर सराउंडिंग्स। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द स्टेम्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन लेंथ बट ऑल्सो इंक्रीज इन डायमीटर और गर्थ ओवर टाइम। आपने देखा ही होगा कि जो प्लांट्स है वो सिर्फ लेंथ में नहीं, डायमीटर में भी बढ़ते हैं। व्हाट कॉज दिस इंक्रीज इन गर्थ? One possible explanation may be the activity of meristematic tissue. If you have visited a timber yard or observed the cut trunk of a tree, you may have noticed several ring-like patterns on the cut surface of the wood. देखो फिगर 3.4 में आपको दिख रहा है, ये रिंग्स बनी हुई हैं, ये वुड का ही ट्रांसफर सेक्शन है और इधर कितनी सारी रिंग्स बनी हुई हैं। तो ये यही दिखाता है, ये रिंग्स जो होती है ना, ये इन्हें हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। ठीक है, और ये धीरे धीरे जब ग्रोथ करता है प्लांट तो आती है उसके थिकन, क्योंकि वो थिकन भी कर रहा है, थिकनेस उसकी बढ़ रही है। तो जब हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं ना वुड का, तो हमें ऐसी एनुअल रिंग्स दिखाई देती हैं, कितनी सारी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो इस डायग्राम में भी। तो इससे हमें पता लगता है कि पहले उसकी थिकनेस कितनी कम थी, जब आप सबसे पहली अंदर से रिंग देखेंगे तब कितनी कम थी, और धीरे 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 इतनी सारी एनुअल रिंग्स हो गई कि अब इतना बड़ा उसका थिकनेस हो गया। ठीक है, these are annual growth rings. Some annual rings are wide, some are narrow, reflecting the favorable or unfavorable growth conditions during a particular year. तो इन्हें हम ये जो सर्कुलर रिंग्स दिख रही हैं इन्हें हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। ये कुछ वाइड भी हो सकती हैं या नैरो भी हो सकती हैं। और ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? एंड मतलब वाइड है या नैरो है, इससे हमें ये पता लगता है कि कंडीशन जो थी ग्रोथ की वो फेवरेबल थी या अनफेवरेबल थी उस पर्टिकुलर ईयर में। ईयर वाइज देखा जाता है। By counting these annual rings, scientists can estimate the age of a tree and also understand the climatic condition under which it grew. तो इस लाइन का यही मतलब है कि साइंटिस्ट इन एनुअल रिंग्स को काउंट करके ये पता लगा सकते हैं कि इस ट्री की एज कितनी है। ठीक है, और ये भी पता लगा सकते हैं एनुअल रिंग्स को देख के कि कंडीशन क्या रही है जिसमें वो ग्रो किया है ना, फेवरेबल रही है या अनफेवरेबल रही है। कैसे? उसकी जो एनुअल रिंग्स है उसकी थिकनेस देख के कि वो वाइड था कि नैरो था उससे। ठीक है, तो जो थिकनिंग में और जो गर्थ में हेल्प करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक, और जो लेंथ में हेल्प कर रहा था उसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, so the increase in girth occurs due to the presence of actively dividing cells arranged in a ring in the stem. तो ये जो गर्थ में इंक्रीज हो रहा है किस लिए हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे स्टेम में, क्योंकि गर्थ तो स्टेम के साइड से इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे जिन्हें ऑफ कोर्स हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। बट एज गर्थ इंक्रीज हो रहा है, गर्थ थिकन हो रहा है, तो इसको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। गॉट इट? और ये प्रेजेंट भी इसी पैटर्न में होते हैं, रिंग जैसे वो एनुअल रिंग्स बनी ना, तो उन्हीं रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं स्टेम्स में। These cells divide and produce new cells inside and outside in a concentric manner. Concentric मतलब ऐसे सर्कुलर जिसका रेडियस सेम हो। ठीक है, तो ये जो सेल्स है ये डिवाइड करते हैं, न्यू सेल्स बनाते हैं अंदर बाहर कॉन्सेंट्रिक मैनर में, जिससे एक डायमीटर जो होता है स्टेम का वो इंक्रीज हो जाता है। और इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो एपिकल ने क्या किया, हमारा लेंथ बढ़ा दी, लेटरल ने क्या कर दिया, गर्थ बढ़ा दिया। एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट्स और शूट्स की टिप पे। और लेटरल कहाँ प्रेजेंट होता है? कॉन्सेंट्रिक मैनर में या सर्कुलर मैनर में स्टेम में। ठीक है, जिन्हें हम एनुअल रिंग्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट? We have learned that meristematic tissues are present at the tips of roots and shoots. What do you think happens to the growth of the plant if the tip of a young stem is cut? अभी हमने पढ़ा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो रूट्स और शूट्स के टिप्स पे होता है, जिसे हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन अगर हम जो शूट की टिप है उसको कट कर दें? ऑफ कोर्स जो स्टेम का लेंथ है, जो ग्रोथ है,
वो रुक जाएगा, है ना, द स्टेम स्टॉप्स ग्रोइंग इन लेंथ। बट जो न्यू ब्रांचेस हैं अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम्स, वो होगा। मतलब कि अगर हम स्टेम की टिप को कट कर दें तो ऑफ कोर्स हमने उस स्टेम का मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू वहाँ पे था उसको कट कर दिया, तो अब स्टेम लेंथ में तो ग्रो नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको याद हो, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, हमने स्टेम के स्ट्रक्चर को कट करा तो अभी लेंथ वाइज तो ग्रो नहीं करेगा। बट आपको दिख रहा है यहाँ पे लीव्स जहाँ से निकल रही है, ब्रांचेस जहाँ से निकल रही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लेबल किया हुआ है न्यू ब्रांच करके लेबल किया हुआ है। तो ये जो जिधर से लीव्स निकलते हैं या ब्रांचेस निकलते हैं, इनको नोड्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को हम इंटर नोड कहते हैं। ठीक है, तो इधर क्या लिखा हुआ है? द स्टेम स्टॉप्स ग्रोइंग इन लेंथ बट न्यू ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम। तो स्टेम लेंथ में तो रुक जाएगी क्योंकि आपने कट कर दिया टिप को, लेकिन न्यू ब्रांचेस जो हैं वो अभी भी आएंगी नोड से। जैसे इस डायग्राम में 3.5 में आपको दिख रहे हैं कि न्यू ब्रांचेस आ रहे हैं। द इंटरकैलरी मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड और जस्ट अबव द नोड। तो जहां से ये ब्रांचेस आ रही है इन्हीं को नोड कहते हैं। या तो इंटरकैलरी जो मेरिस्टम है ये अबव द नोड प्रेजेंट होते हैं, या जो दो नोड के बीच का डिस्टेंस होता है जिसे हम इंटर नोड कहते हैं उसके बेस पे प्रेजेंट होते हैं। द नोड इज पॉइंट ऑन प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेस और लीव्स अराइजेस। ये मैं आपको बता चुकी हूँ नोड क्या है। वो पॉइंट है प्लांट की स्टेम पे जहां से ब्रांचेस आ रही हैं, लीव्स आ रही हैं, है ना, वो पॉइंट होता है। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन द टू नोड्स इज इंटरनोड। ये भी मैंने बता दिया कि दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज इंटरनोड। यू मे ऑल्सो हैव ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन द hedge around a garden is cut, after some time more branches appear again, giving the hedge a bushy appearance. Grass also appear after some time being moved or grazed by animals. This happens because of the presence of intercalary meristem at the nodes of its stem. These meristematic tissue are called intercalary meristems. इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है कि जो अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि अगर ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रासेस को खा जाते हैं या अगर हम ग्रासेस की कटिंग करते हैं तो कैसे वापस से रीअपियर हो रहा है ग्रासेस? बिकॉज ऑफ दिस इंटर कैलरी मेरिस्टम्स। भले ही हमने उनका शूट टिप को कट कर दिया है तो लेंथ वाइज तो ग्रो नहीं करेगा, बट जहाँ पे नोड्स हैं वहां से तो न्यू ब्रांचेस, न्यू लीव्स ये सब आ सकती हैं, तो वहां से ग्रोथ हो सकती है। और इंटर कैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? नोड्स के पास, है ना, या फिर बिटवीन द इंटरनोड, बेस ऑफ द इंटरनोड और अबव द नोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? या तो इंटरनोड के बेस पे या नोड के अबव, नोड के ऊपर, वहां ही प्रेजेंट होता है। और इस वजह से जब ग्रेजिंग हो जाती है ग्रास की तब भी ग्रास रीअपियर कर जाती है बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। दस प्लांट्स हैव थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज। हमने थ्री टाइप्स कौन से पढ़े? एपिकल कहाँ होता है? रूट और शूट के टिप्स पे। लेटरल कहाँ होता है? शूट में, इन दैट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, है ना, सर्कुलर मैनर में, रिंग मैनर में। और इंटरकैलरी ये कहाँ होता है? अबव द नोड और एट द बेस ऑफ द इंटरनोड। याद रखना, जो एपिकल मेरिस्टम है ये रूट और शूट के टिप्स पे मिलता है, लेंथ बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टम है वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टेम के पास होता है और गर्थ बढ़ाता है। और जो इंटरकैलरी है लोकेटेड एट द बेस ऑफ सर्टेन प्लांट्स, जैसे ग्रासेस में तो ये बिल्कुल होता है। ग्रासेस इज सच अ प्राइम एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे ही कट करते हैं कुछ दिन बाद वापस ग्रोथ हो जाती है, तो बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, ठीक है, जो बेस पे होता है, which help them regenerate after cutting. Together, these meristem account for growth in length, girth, and branching in plants. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, लेंथ में कौन सा मेरिस्टम हेल्प करता है, गर्थ के इंक्रीज में कौन करता है, ब्रांचिंग में कौन सा करता है? तो तीन ही टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़े हैं और आपको पता होना चाहिए तीनों का फंक्शन, देयर लोकेशन और वो किस चीज में हेल्प कर रहे हैं। द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर स्मॉल और इनकी थिन सेल वॉल होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो होते हैं क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है, क्योंकि अगर थिक हो जाएगी तो वो इतना जो डिवीजन कर रहा है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिवाइडिंग सेल्स, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अगर आप इसको ही थिक सेल वॉल दे दोगे तो सकड़ के और सिकुड़ के हो जाएगा ना, क्योंकि सेल वॉल तो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, फिर ये कैसे इतनी ग्रोथ करेगा, सेल डिवीजन करेगा? इसलिए थिन सेल वॉल होती है और ये स्मॉल भी होते हैं। इनके पास लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और डेंस साइटोप्लाज्म होता है विद मेनी ऑर्गेनेलीज।
इनके पास लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्यों होता है और डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है? सेम रीजन, क्योंकि ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं। इनको चाहिए डेंस साइटोप्लाज्म, चाहिए न्यूक्लियस लार्ज और प्रोमिनेंट चाहिए, ताकि अच्छे से सेल डिवाइड करे अच्छे से। ओके, वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं और जो सेल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं विद लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल्स जनरली एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट क्यों होते हैं? वैक्यूल्स का क्या फंक्शन था? वैक्यूल्स का स्टोरेज में फंक्शन था। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो भाई डिवाइडिंग है ना, तो वो तो क्यों स्टोर करेगा कुछ? वो तो फटाफट सब खा पी के और डिवाइड डिवीजन में जाएगा। व्हाई विल इट स्टोर एनीथिंग? तो इसका स्टोरेज में कुछ काम नहीं होता, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। तो इधर वैक्यूल हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे सेल्स जो है टाइटली पैक्ड है। टाइटली पैक्ड है तो या तो इंटरसेलुलर स्पेस यानी दो सेल के बीच का स्पेस बहुत कम होगा या तो होगा ही नहीं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरिस्टेमेटिक की टिश्यू की अलाउ करती हैं कॉन्टिन्यूस और रैपिड सेल डिवीजन में। Why do you think that the cell of the meristematic tissue lack vacuoles? ये भी मैंने बताया, बिकॉज ये लोग एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। वैक्यूल हो जाएगा, एक तो जगह घेर लेगा, ऊपर से स्टोरेज कर लेगा, वो तो जरूरत ही नहीं है उनको, है ना, वो तो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। Due to continuous cell division, meristematic tissue add new cells to the plant body. Some of the newly formed remain meristematic, while others lose the ability to divide. तो ये जो continuous cell division हो रहा है, इससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और सेल्स एड ऑन होते हैं प्लांट बॉडी में। कुछ मेरिस्टेमेटिक ही रहते हैं और इनमें से कुछ फिर अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं टू डिवाइड। और ये जो सेल्स हैं जो अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं टू डिवाइड, अंडरगो चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और ये परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक क्या था? एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यू। अभी जब इतनी एक्टिवली डिवाइड कर रहा है और न्यू सेल्स को प्लांट बॉडी में ला रहा है, तो अभी जो न्यू सेल्स हैं इनमें से कुछ तो मेरिस्टेमेटिक ही रहेंगे और वो भी डिवाइड करेंगे, लेकिन जो कुछ हैं वो अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं डिवीजन की। तो जब वो अपनी एबिलिटी लूज कर देते हैं तो वो कुछ चेंजेस अंडरगो करते हैं स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी, और इसीलिए फिर उनका नाम हो जाता है परमानेंट टिश्यू। नाम से परमानेंट, अभी डिवाइड नहीं कर सकता है। दीज सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड, ये स्पेशलाइज्ड हो गए और अब ये स्पेसिफिक फंक्शंस करेंगे, जैसे सपोर्ट दे सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जिससे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन गया जो स्पेशल फंक्शंस कर रहा है, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम्स परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जो डिवाइड नहीं कर रहा होता, जो अपनी एबिलिटी लूज कर देता है डिवीजन की, तो वो इस क्लास में आ जाता है। अब अगर वो इस क्लास में आ गया तो अब उसका काम क्या है? वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेगा। ये एक स्पेशलाइज सेल बन चुका है और अब ये स्पेसिफिक और स्पेशल फंक्शंस करेगा। सपोर्ट के लिए भी हो सकता है, स्टोरेज के लिए भी हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हो सकता है। ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये परमानेंट टिश्यू बनता है, उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ओके क्लास, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है परमानेंट टिश्यूज, यहाँ जो है यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, यानी कि अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।